हेलो दोस्तों, मैं सिकिल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग पिछले के लेक्चरों के साथ क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और समतल में गति का ये लास्ट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप गति। तो हम लोग इस पे बात करेंगे, यानी क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन भी एक एग्जाम्पल है समतल में गति का, प्लेन में मोशन का। क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं तो वो किसी न किसी एक प्लेन में ही वो मोशन करेगा। तो हम लोग अब बात करेंगे प्रक्षेप गति या प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको हिंदी में कहेंगे प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति का मतलब है जिस तरह से जब हम किसी बॉल को, एक दो आदमी खड़े हों और एक दूसरे को, एक को फेंकें तो दूसरा कैच करता है। तो जब हम बॉल को फेंकते हैं तो हम उसको क्षैतिज के साथ यानी हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पर फेंकते हैं। तो जब हम उसका एंगल को फेंकते हैं तो बॉल ऐसे मोशन करके ऐसे जाती है। तो ये जो मोशन होता है इसी को हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप गति। यानी हम लोग को बात करनी है कि मान लो कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी क्षैतिज के साथ यानी हॉरिजॉन्टल के साथ अगर हम किसी एंगल पे किसी बॉल को यू वेग से फेंक दें तो हम क्या पाते हैं, तो वो बॉल जो है वो इस तरह से आगे बढ़ते हुए, इस तरह से मोशन करते हुए वो आगे वाले पे किसी जगह पे गिरती है जाके। तो ये जो गति है इसी को हम बोल रहे हैं प्रक्षेप गति या प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम लोगों को यहाँ पे समझना है कि आखिर किस तरह से इसकी वेलोसिटी यानी वेग चेंज होगा, कितना ये दूरी होगी, कितना ये दूरी होगी, इन सब चीज़ों पे हम बात आज करेंगे। लेकिन पहले इस सब चीज़ को समझने से पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन को अच्छे से समझेंगे। आखिर किस तरह, क्यों ऐसा ये मोशन करता है, इसमें क्या चीज़ें बदल रही हैं, क्या नहीं बदल रही है, उन सब चीज़ों। तो जैसा कि फिगर में साफ साफ दिखता है, फिर से बना लेते हैं फिगर। तो अगर हम ध्यान से समझें तो मान लो अगर हमने यहाँ पे रहकर किसी बॉल को ऐसे फेंका, शुरुआती वेग दिया यानी प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी मैंने इसको u दे दी। अब जाहिर सी बात है कि जब हमें इस तरह का मोशन कराना है तो हम इसको हमेशा क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल के साथ किसी कोण पर ही फेंकेंगे। मान लो थीटा एंगल पर मैंने इसको ऐसे फेंक दिया। तो जब हम थीटा एंगल पे फेंकेंगे तो हम क्या देखते हैं कि इसका हम तो घटक ले सकते हैं। एक घटक का मतलब मित्रों क्या होता है, बच्चों क्या होगा, घटक का मतलब है कि हम देखना चाहते हैं इस वेग का कितना पार्ट क्षैतिज दिशा में है और इस वेग का कितना पार्ट ऊर्ध्वाधर दिशा में है। मेरी बात समझ में आ रही है? एकदम आसान सी बात करें, परेशान मत होना, एकदम अच्छे समझेंगे। जब हमने ऐसे बॉल को फेंका तो ये बॉल शुरुआत में मैंने इसको इधर फेंका, तो हम देखना चाहते हैं कि क्षैतिज दिशा में कितनी तेज फेंका और ऊर्ध्वाधर दिशा में कितनी तेज फेंका। तो हम बोलते हैं इसको घटक। मान लो मैंने, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो मैंने मान लो यू वेग से फेंका थीटा कोण पर, तो जिसके साथ थीटा होता है उसका कॉस हो जाता है, यानी क्षैतिज दिशा में हो जाएगा यू कॉस थीटा। बोलो, एकदम क्लियर कट होगा। और ऊर्ध्वाधर दिशा में हो जाएगा u साइन थीटा। बोलो, ये पॉइंट एकदम समझ में आ रहा है अच्छे से? अगर हम ध्यान से समझें तो आप बताओ कि जब बॉल को फेंक रहे हैं तो इस पर कौन सा फोर्स या फिर कौन सा एक्सेलरेशन या कौन सा त्वरण काम कर रहा है? तो आप बताओगे सर जब हम इसको फेंक रहे हैं ना सर, तो इस पर सिर्फ और सिर्फ एक बल काम कर रहा है जो नीचे की तरफ हो रहा है, जो पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचना चाहेगी बॉल को। जैसे हम किसी बॉल को जब ऊपर की तरफ ऐसे फेंकते हैं ऊर्ध्वाधर, तो नीचे आती है, तो हम कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ उसे पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अच्छा, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इस पर ग्रेविटी लगती है, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा जी, स्मॉल जी, जो कि किधर होगा, नीचे की तरफ। ऐसा ही कुछ जब हम इसको ऐसे फेंकेंगे, क्योंकि ये मोशन अंडर ग्रेविटी है ना, गुरुत्वीय त्वरण में ये इस तरह की गति हो रही है, तो यानी हमेशा एक त्वरण काम करेगा जो कि किधर होगा, नीचे। अब आपको एक चीज़ एकदम दिमाग में और यहाँ पर बसा लेनी है, क्या चीज़, कि भैया हमेशा इसमें जी काम करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये बसा लेनी है आपको मित्रों कि ये जी हमेशा नीचे ही लगेगा। और हम ये मान के चलेंगे कि मान क्या होगा भी कि जी का मान बहुत ज़्यादा चेंज, या हम कहेंगे चेंज नहीं हो रहा है। चेंज नहीं हो रहा मतलब कितना होगा सर,
चेंज नहीं होगा, जी का मान हमेशा 10 या 9.8 रखेंगे, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी हो रही है और जी क्योंकि किधर कार्य कर रहा है, नीचे की तरफ। अच्छा, मतलब हम लोग ने ध्यान से समझा तो हम लोग ने दो चीज़ देखी, एक तो जी लग रहा है नीचे की तरफ जो कि कभी नहीं बदलेगा, मतलब जी का मान नहीं बदलना है। जी बॉल कहीं भी चली जाए, बॉल यहाँ होगी तब भी जी लगेगा, यहाँ होगी तब भी जी लगेगा, यहाँ होगी तब भी, और जी का वैल्यू भी नहीं बदलेगी, हर जगह जी, जब यहाँ टकराएगी उस समय भी जी लगेगा। तो जी कभी भी बदलेगा नहीं, जी कभी भी बदलेगा नहीं। अच्छा, हमको एक चीज़ समझ में आ गई सर कि जी जो है हमेशा इस बॉल पे लगेगा, चाहे वो किधर भी चली जाए बॉल। अच्छा भैया, अच्छा हम लोग ने अब एक चीज़ समझ ली कि भैया जो यू से फेंक रहे हैं ना, यू का एक घटक यू कॉस थीटा है आगे की तरफ। दूसरी चीज़ हमने सीखी, एक घटक यू साइन थीटा है। ये दोनों प्रारंभिक वेग हैं, ये है क्षैतिज दिशा में, तो हमने इसको यू एक्स से दिखा दिया, क्योंकि हमने कहा ये एक्स दिशा में है, ये किस दिशा में है, एक्स दिशा में, और ये जो है वाई दिशा में। तो हमने कहा यू एक्स यानी एक्स दिशा में वेग कितना है, यू कॉस थीटा। अच्छा, अगर थोड़ा सा और अगर समझें वेक्टर से, तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यू कॉस थीटा आई कैप। परेशान ना होना, मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं सिखा रहे, बस मैं वैल्यू बता, ये मैग्नीट्यूड परिमाण है यू कॉस थीटा, और यू एक्स वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आई कैप लगा के। अच्छा, ऐसे ही अगर हम आगे और लिखें तो यू वाई क्या है, यू वाई का मतलब वाई दिशा में वेग, वाई दिशा में कितना है, यू साइन थीटा। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको तो कितना लिखेंगे, यू साइन थीटा जे कैप। अच्छा, इसका मतलब है सर हम यू को क्या लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में इसको यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ भाई। एक्स दिशा में प्लस वाई दिशा में, दैट इज यू। परिमाण निकालना होगा तो इसका अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो यही आ जाएगा। अच्छा सर, मतलब हमने थोड़ी थोड़ी मैथ समझ ली इन सब की, इसको नोट कर लेना, मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मोशन में दिखाना पड़ेगा तो ये बीच में आएगा। अच्छा, हमने थोड़ी थोड़ी मैथ समझ ली इसकी। अच्छा हाँ, अब हम लोग क्या देखते हैं, अच्छा अगर हम लोग देखें तो आप बताओ क्या क्षैतिज वेग जो कि यू एक्स है, क्या ये चेंज होगा? कहोगे सर क्यों नहीं बदलेगा सर, धीरे धीरे तो रुकेगी ना बॉल। अगर आप ध्यान समझो, सारे फ्रिक्शन को आप भूल जाओ, सारे घर्षण को भूल जाओ, हवा का घर्षण भूल जाओ, हर एक चीज़ को भूल जाओ अभी, तो सिर्फ और सिर्फ इस पे एक बल कार्य कर रहा है जो कि ग्रेविटी है। जो ग्रेविटी मतलब त्वरण है, बल mg होगा। अच्छा, ये जो बल, ये जो त्वरण कार्य कर रहा है वो इससे 90 डिग्री पर है। तो अगर हम ध्यान से समझें तो हम पाते हैं कि सर ये 90 डिग्री पर है, इसका मतलब अगर हम जी का इस दिशा में घटक लें तो कोई घटक नहीं आएगा। इसका मतलब सर क्षैतिज दिशा में तो कोई त्वरण है ही नहीं। हाँ, इसका मतलब अगर क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं है, इसका मतलब है क्षैतिज दिशा में त्वरण क्या करता है, त्वरण अगर वेग की दिशा में है तो वेग को बढ़ा देगा, अगर त्वरण वेग की उल्टी दिशा में है, इधर धक्का लग रहा है और जा इधर रही है, तो वेग को वो घटाएगा, और अगर उसी दिशा में है तो वेग को बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पे तो दोनों नहीं है, इसका मतलब है सर इसका वेग तो नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ, इसका मतलब है इसका क्षैतिज वेग नहीं बदलेगा। बिल्कुल सही सर। तो क्या सर ये बदलेगा? देखो देखो, प्रारंभिक वेग किधर है, ऊपर की ओर है, नीचे ऊर्ध्वाधर वेग यू साइन थीटा, और त्वरण किधर है, नीचे की ओर। तो सर क्या करेगा ये, इसका मतलब है जैसे जैसे ये बॉल जब ऊपर जाएगी ना तो वेग घटता जाएगा, एक समय आकर रुकेगा फिर वापस आएगा। अच्छा, इसका मतलब है कि जब ये मोशन कर रहा होगा, अब ध्यान से समझना, मान लो ये मोशन करते हुए यहाँ पहुँचा, मोशन करते हुए यहाँ पहुँचा, तो इस समय इसका वेग हो गया मान लो u1। तो ये अब क्षैतिज के साथ कुछ और कोण पर होगा, मान लो θ1 पर। तो लेकिन इसका जो क्षैतिज वेग होगा u1 cos θ1, क्या सर ये और ये अलग अलग है? हाँ सर, ये u1 है, ये u है, ये θ है, ये θ1 है सर। इसका मतलब सर ये दोनों अलग अलग है? सर ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान समझो तो हमने आपसे कहा कि पूरी गति के दौरान
इसका क्षैतिज वेग नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी हमेशा इसके लंबवत लग रही है। अच्छा सर, इसका मतलब है सर u cos थीटा जो है ना, u1 cos थीटा बने के सर बराबर होना चाहिए। हाँ एकदम सही। अच्छा बताओ, u sin थीटा जो कि ऊपर की ओर है और ग्रेविटी नीचे की ओर है, तो क्या सर ये घटेगा? हाँ ये घट जाएगा। देखो इसकी लंबाई भी कम हो गई। ये क्या है? ये है u1 sin थीटा 1। u1 sin थीटा 1 इज अ डिफरेंट, u sin थीटा इज अ डिफरेंट। अब गति करते करते यहां पहुंचेगा ये। जब ये अपने अधिकतम ऊंचाई पे पहुंचा ये, तो आप यहां पे देखो तो इस समय ये, अब जैसे ये पूरा मोशन ऐसे होगा ना, मैं समझता हूं ऐसे मोशन, ठीक है, इसको मैं हटा दूंगा। तो ये मोशन ऐसे होगा, तो यहाँ पर ये इधर होगा, क्या होगा? u वेग, क्योंकि कोण 0 है, एकदम क्षैतिज दिशा में है, तो यही u2 मान लो अगर, तो ये हम कहेंगे ये u2 के बराबर होगा, क्योंकि क्षैतिज वेग कभी भी नहीं बदलेगा। और ऊपर की दिशा में uy क्या होगा? 0, क्योंकि जब ये अपनी अधिकतम ऊंचाई पे पहुंच गया तो अब ये ऊपर नहीं जाएगा, तो ये अपने यानी इसके ऊपर की दिशा में या नीचे की दिशा में अभी यहाँ कोई वेग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्षैतिज वेग है, दैट इज u2। एंड यू कैन से u2 is a u2, you can say u2 is equal to u cos थीटा। समझ में आ गया? अब धीरे धीरे जब ये बॉल और इधर पहुंचेगी, यहाँ पहुंची, ये मान लो यहाँ हो गया वेग, ये मान लो u3 है, और ये कोण बन रहा है मान लो थीटा 3 मान लो, तो इसका वेग क्षैतिज वेग होगा u3 cos थीटा 3, और इस दिशा, अब देखो इसका इधर है, इसके लंबवत इधर है ना, तो ये होगा इधर, ये होगा u3 sin थीटा 3। तो सर आप बताओ, क्या सर ये अलग है और ये अलग है? कहाँ भैया, दिशा भी बदली क्या? नहीं ना भाई, अभी भी ये इधर ही जा रहा था, यहाँ भी इधर ही है, इधर जा रहा है, लेकिन इसका इस घटक तो इधर ही जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी इसी के सेम होगा, u3 cos थीटा 3, और u3 sin थीटा 3 अलग होगा, नीचे है और अलग, ये वैल्यू अलग, ये वैल्यू हो सकता है, दिशा अलग अलग हो, लेकिन इसी तरह से जब वो यहाँ पहुँचेगा डायरेक्ट, फिर यहाँ पे थीटा ही एंगल बनेगा, तो फिर इसका घटक आएगा u cos थीटा, सेम आएगा, और इधर घटक होगा u sin थीटा। तो इस तरह से पूरी गति होगी। तो अगर हम इस पूरी गति के दौरान इसको समझें, बच्चों फिगर जरूर बना लेना, तभी आप समझ पाओगे। तो हमने सर एक बात तो समझ ली सर, इसमें पूरी गति में, सर पूरी गति में हमने एक चीज़ तो अच्छे से समझ ली कि सर ये जो मोशन होता है प्रोजेक्टाइल, जब हम किसी बॉल को ऐसे फेंकते हैं और बॉल ऐसे जाती है, तो सर इसमें क्षैतिज वेग कभी नहीं बदलता। आपसे अगर पूछा जाए सर क्यों नहीं बदलता, तो आप कहोगे कि क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, जो हमेशा इस क्षैतिज के साथ 90 डिग्री पर है। इस 90 डिग्री होने के कारण इसका कोई भी घटक इधर नहीं है, मतलब आप कह दो कि इसका मतलब इसका वेग क्षैतिज दिशा में नहीं बदल सकता। हाँ, ऊर्ध्वाधर वेग बदलेगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में, क्योंकि ऊपर की तरफ फेंक रहे हो बॉल और जी नीचे की तरफ है, धीरे 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 बॉल का वेग कम होता जाएगा और एक समय 0 होगा, और फिर धीरे 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 बढ़ते बढ़ते यहाँ पर होगा। जैसे बॉल जब अगर आप सोचो ज़रा, तो बॉल जैसे ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, सेम वही प्रोसेस होगा ऊपर नीचे के दौरान, लेकिन क्षैतिज दिशा में साथ ही में ये भागता रहेगा। तो दोनों एक साथ चलेंगे, u sin थीटा और u cos थीटा, जो कि इसके घटक है। u cos थीटा इज ux, u sin थीटा इज uy, and this value are changing, but in whole process इस पूरे complete motion के दौरान इसका क्षैतिज वेग नहीं बदलेगा, लेकिन ऊर्ध्वाधर वेग बदलेगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में ही त्वरण लग रहा है g, और त्वरण का काम ही है वेग को बदलना। त्वरण अगर वेग कब बढ़ाता है? जब वेग की दिशा में त्वरण हो, और अगर वेग के विपरीत है तो वेग घटेगा। अगर देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक त्वरण नीचे है और वेग ऊपर है, तो इसलिए वेग घटता गया 0 हुआ। फिर यहाँ से अब त्वरण नीचे है, वेग भी नीचे है, तो इसलिए वेग बढ़ते बढ़ते यहाँ मैक्सिमम होगी, और इस तरह से ये पूरी गति होगी, एंड दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। इस पूरी गति को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप गति। बोलो, बात समझ में आई? अब हम लोगों को समझना है व्हाट इज द पाथ ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड हम उसका पाथ कैसे निकालेंगे, ये चीज़ समझना है। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं
पाथ कैसे आएगा, उसको क्या बोलेंगे, फिर हम लोग थोड़ा बहुत और ट्रिक समझेंगे, ठीक है। कोई बहुत टफ चीज़ नहीं पढ़ाएंगे। वन डायमेंशन में जिस तरह के हम लोग याद करो कंपटीशन जैसे हम लोग सवाल लगाते थे, ठीक वैसे ही होंगे, कुछ नया नहीं होगा। बहुत ध्यान से समझोगे तो आपको हो गया अरे सर इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो सिंपल ना आप बता दिए। चलो देखते हैं। मान लो कि किसी बॉल को हमने यू वेग से ऐसे फेंका, कितने एंगल पे फेंका, मान लो थीटा कोण पे, तो जाहिर सी बात है कि ये बॉल इस तरह से मोशन करेगी और ये मोशन करते करते ऐसे गिरेगी। पूरा बनना चाहिए था, ठीक है चलो अभी इतना ही बना देता। अब ये पूरा मोशन ऐसे करेगी, पूरा मोशन करेगी ऐसे। मान लो यहाँ पे इसका इस दिशा में वेग है u cos थीटा, दैट इज ux, और इस दिशा में है वेग u sin थीटा, दिस इज uy। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। और एक ग्रेविटी नीचे काम करेगी g। अच्छा, अगर हमें निकालना है इसका पाथ, तो हर समय हम कहें बताओ यहाँ पे, तो हम कहेंगे यहाँ पे इसका क्षैतिज विस्थापन x है। अगर हम इसके कोऑर्डिनेट x, y बोले, मतलब ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, प्लेन में मोशन हो रहा है, तो हम कहेंगे बॉल अगर कुछ समय बाद यहाँ पहुँची, बॉल अगर कुछ समय बाद यहाँ पहुँची, तो हम क्या कहेंगे, x दिशा में इतनी चली और y दिशा में इतनी चली, यानी x दिशा में इसका विस्थापन इतना है और y दिशा में विस्थापन इतना है। तो x दिशा में विस्थापन x है, ये x है, और y दिशा में विस्थापन ये y। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया बच्चों। अच्छा एक चीज़ और है कि मान लो कि इस पॉइंट 0 से इस पॉइंट A तक आने में इसको समय लगा t, तो हम आपसे अगर बोलें कि बॉल यहाँ से यहाँ पहुँची, तो बताओ x विस्थापन होने में कितना समय लगा। तो आप कहोगे सर x विस्थापन में मतलब यहाँ जब बॉल पहुँची तो सर यहाँ कैसे पहुँच गई। हम बात को समझो, हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं बॉल तो ये यहाँ ही है, तो अगर हम यहाँ बैठ जाएं तो हम देखेंगे कि ये x में इतना चल गई बॉल और y दिशा में इतनी चल गई, बॉल तो यही है। तो अगर हम कहें t समय में ही वो x चली है और t समय में ही वो y चली, मेरी इतनी बात समझ में आ रही। अगर बॉल यहाँ से यहाँ पहुँची तो t समय लगाई x विस्थापन में ही और t समय लगाई y विस्थापन में, मतलब समय सेम है। अगर हम 0 से A जाने में t समय लगा तो इसका मतलब है t समय में वो यहाँ से यहाँ पहुँची और t समय में ही वो यहाँ से यहाँ पहुँची। तो अगर हम कहें तो यहाँ पे दो दिशा में करके पहले सॉल्व करेंगे, तो x डायरेक्शन में पहले क्या सॉल्व करेंगे, x डायरेक्शन में। तो ये सब तो लिख लोगे ना, क्या लिखोगे, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, किसी बॉल को ऐसे फिगर बना लेना, क्या लिखोगे, किसी बॉल को u वेग से क्षैतिज से, यानी आप लोग जो इंग्लिश मीडियम में लिख लेना हॉरिजॉन्टल से, किसी बॉल को क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर u वेग से या u वेलोसिटी से फेंका गया। तो फेंकने के दौरान बॉल एक प्रक्षेप गति करते हुए पहुंची, माना किसी t समय पर किसी बिंदु A पर बॉल पहुंचती है, जहां पर वो देखा गया कि वो O से x दिशा में x विस्थापन करती है और y दिशा में y विस्थापन करती है। जब बॉल को u वेलोसिटी से फेंका गया था तो उसका क्षैतिज घटक या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा है और ऊर्ध्वाधर घटक या वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा है, और इसमें एक एक्सेलरेशन जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहेंगे, जो कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है। इतना लिख लोगे ना, हिंदी वाले हिंदी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण अपने हिसाब से लिख लें। एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में अगर हम देखें 0 से O से A बिंदु तक, पॉइंट तक, O से A पॉइंट तक मोशन देख रहे हैं, तो कितना टाइम लगा, टाइम t लगा, टाइम कितना लगा t। तो x दिशा में देख रहे हैं, तो x दिशा में एक्सेलरेशन कितना है, a कितना है 0, a कितना है मित्रों 0, वेग कितना है वेलोसिटी ux दिशा में, ux दिशा में u cos थीटा
समय कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है t, टाइम कितना लग रहा है t, और विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कितना है, बोलो x दिशा में देख रहे हैं ना, तो x दिशा में विस्थापन तो x ही। ठीक है सर। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन जीरो है, अगर एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, तो सेकंड इक्वेशन लगा दो, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है तो एक्सेलरेशन का कोई मतलब नहीं। नॉर्मल डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी, या ऐसे लिखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू, या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट यानी त्वरण, विस्थापन इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, त्वरण जीरो है, तो ऐसे लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन बराबर वेग गुणे समय। वेग कितना है यू कॉस थीटा या यू एक्स, टाइम कितना है टी, और विस्थापन कितना है एक्स, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी। इसको डाल दो इक्वेशन 1। बोले इतनी बात समझ में आई? हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दिशा में, यानी वाई डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में अगर हम मोशन देखें यहाँ से यहाँ तक के दौरान, तो त्वरण कितना है, यानी एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है g, जो कि किधर है, नीचे की ओर। वेग कितना है u, y कितना है u साइन थीटा, किधर है, ऊपर की ओर। टाइम कितना लग रहा है, टाइम वही सर t लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, विस्थापन कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, विस्थापन है y, किधर है, ऊपर हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ पहुँचा तो विस्थापन ऊपर हुआ ना। ठीक है, त्वरण भी है, सब कुछ है। तो कौन सा समीकरण लगाएं कि काम कर जाए, तो सेकंड इक्वेशन लगाओ, मोशन का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। गति का द्वितीय समीकरण याद है सबको, क्या पढ़ते थे हम लोग, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छे से पढ़ाया बच्चों, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो होता है। तो इसको अगर हम लोग y डायरेक्शन में कहेंगे तो कहेंगे y बराबर यू टी प्लस, अच्छा a की जगह g हो जाएगा, तो वो ध्यान में रखेंगे डायरेक्शन के साथ। जो भी चीज़ ऊपर ले रहे हो प्लस में, जो नीचे है माइनस में। चलो देखो, तो x के यहाँ विस्थापन होता है, यहाँ पे विस्थापन कितना है, y किधर है, ऊपर है, तो प्लस में y इज इक्वल टू यू टी। यू क्या है, वेग किस दिशा में, y दिशा में कितना है, u साइन थीटा, किधर है, ऊपर, तो प्लस में लिखोगे, इंटू टी प्लस हाफ ए किधर है, g है, किधर है, नीचे, तो माइनस में लिखोगे, तो माइनस जी इंटू टी का। बोलो इतना समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे इतना आ गया, क्लियर है? यहाँ पे अब ये देखो, तो y, ये क्लियर है, तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी प्लस, माइनस हो जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। हाँ सर, एकदम समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ से अगर देखो तो यहाँ से इसको t का मान क्या लिख सकते हो, t का मान लिख सकते हो x बराबर x बटे यू कॉस थीटा, या इसको यू वाई भी लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे रखोगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा u साइन थीटा, t की जगह ये रख दो समीकरण 1 से, इक्वेशन 1 से, x अपॉन यू कॉस थीटा, t की जगह रखो तो x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो यू कट जाएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा ना, साइन अपॉन कॉस tan, तो x tan थीटा। यहाँ से कुछ होगा सॉल्व, वही रख दें, माइनस हाफ एक्स स्क्वायर अपॉन जी भी होगा, जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
अब कहोगे सर ये क्या आ गया, पता नहीं इतना कठिन सा क्या आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक चीज़ बताओ, याद करो, हो गया ना क्लियर है, नोट कर लोगे, इसमें अब कुछ हाई फाई नहीं है, अच्छे से एक बार देख लेना, फिर से वीडियो सुन लोगे, क्लियर होगा, इसमें कुछ है नहीं, नोट कर लिया, मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा। इसमें सर ये क्या आ गया, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। याद करो मित्रों, हम लोग जब एक एक्सटी ग्राफ बनाते थे, है ना, याद होगा, जब फॉर एसिलरेट मतलब फॉर कांस्टेंट एसिलरेशन के लिए, कांस्टेंट, याद होगा अच्छे से, हम लोगों ने किया था, अच्छे से ग्राफ बनाया था सारे, है ना, कांस्टेंट एसिलरेशन यानी एसिलरेशन कुछ होगा लेकिन कांस्टेंट होगा, ए मान लो। तो हमने याद करो ग्राफ जब प्लॉट किए थे, सब बच्चों ने पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है, एक्स और टी के ग्राफ, तो या तो ये ग्राफ ऐसे आता था या ये ग्राफ ऐसे आता था। तो याद करो उस समय ये जो ग्राफ है ना, ये पाथ देखो कुछ वैसा ही दिख रहा है ना, या इसका ग्राफ भी अगर हम लोग बनाएंगे ना तो एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का ही तो ग्राफ बनेगा। तो जब हम एक्स और टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते थे तो ये पैराबोलिक आता था ग्राफ, ये पैराबोलिक ग्राफ है, एक चढ़ता हुआ एक गिरता हुआ है, वो एक्सीलरेशन प्लस होगा माइनस होगा उस पर डिपेंड करेगा। याद करो कि ये जो गिरता हुआ ग्राफ था वही है ये, क्योंकि एक्सीलरेशन गिरा रहा है वेलोसिटी को, यानी कम कर रहा है। हाँ सर, सर यहाँ तक तो था सर, इसके बाद तो नहीं, इसके बाद बढ़ा भी तो रहा है, तो वापस से ऐसा कुछ आना चाहिए ना, तो इसलिए ये हो गया, है कि नहीं बताओ। हाँ सर एकदम बात सही कह रहे हैं सर आप, मज़ा आ गया देख के। अच्छा इसका मतलब है कि हम आपको क्या समझना है ग्राफ में, क्योंकि हम ग्राफ इसमें एक्स और वाई के बीच में बना रहे हैं। आपको दिमाग में रख लेना, जब भी ग्राफ प्लॉट किया जाता है, अगर उसमें किसी भी दो फंक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट, जैसे एक्स टी था, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वाई एक्स के बीच में, अगर इसमें से एक स्क्वायर है द्विघात में और एक एक घात में, इसमें से जैसे एक स्क्वायर और एक एक घात में, जैसे एक स्क्वायर में एक 1 पावर है, एक स्क्वायर में एक 1 पावर है, अगर ऐसा कुछ इक्वेशन बन रहा है, समीकरण बन रहा है, तो वो हमेशा पैराबोलिक होगा। शेप कैसा भी हो वो हम बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर ग्राफ एक्स टी हो, जैसे दो फंक्शन के बीच में हो, दो वेरिएबल के बीच में, वाई एक्स के बीच में, और इसमें अगर एक स्क्वायर है और एक की पावर 1 है, तो हमेशा ग्राफ पैराबोलिक होगा। देखो यहाँ पे y की घात 1 है, और यहाँ पे कहोगे सर यहाँ पे तो x की घात 1 है, लेकिन इसमें तो है ना, तो ये पूरे इक्वेशन में अधिकतम घात x की क्या है, स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये पैराबोलिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बच्चों, पैराबोलिक। तो इसको बोलते हैं, तो हम लोग जब लिखते हैं तो कहते हैं इससे पता चलता है कि, इससे पता चलता है कि बॉल का पाथ पैराबोलिक है। कैसा है मित्रों, पैराबोलिक पाथ है, परवलयाकार है, परवलयाकार है। परवलयाकार इस शेप को बोलते हैं जिसपे एक की घात स्क्वायर हो। जो मैथ वाले स्टूडेंट होते हैं वो इसको अच्छे से जानते हैं, आगे पढ़ते हैं, लेकिन इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हम बता रहे हैं, बस आपको मज़े बता रहे हैं कि अगर एक y है और एक की घात 2, अधिकतम घात अगर 2 है, तो आप समझ जाना कि वो पैराबोलिक है। इसमें क्योंकि y और x में अगर हम देखें तो y है और एक x स्क्वायर है। सवाल आपको ये रट भी जाना चाहिए, बहुत काम की इक्वेशन है, कभी कभी काम। अच्छा इसमें एक चीज़ और देखें, ये वाला, तो हम दो इक्वेशन लिखते हैं, दो रूप में आप लिख सकते हो उसको। देखो यहाँ पे ये चीज़ आ रहा था, u साइन थीटा x अपॉन u कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये तो है। इसी को फिर मैंने यू काट दिया तो क्या लिख दिया, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे तो अगर हम ध्यान से समझें यहाँ पे, तो ये हमारा है यू वाई है ना, ये यू वाई है, और ये है यू एक्स और ये है यू एक्स। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन, यू वाई एक्स अपॉन यू एक्स ना माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर कहीं ऐसी इक्वेशन भी लिखी है तो घबराना नहीं है, ये इक्वेशन तो आप हर जगह पा जाओगे, एक्स टेन थीटा दिस। क्लियर है मित्रों।
एकदम समझ में आ गया होगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बताया। बिटाते हैं इसको। चुके हैं कि कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन आती है और कैसे हम उसको हम परवलयाकार क्यों बोल रहे हैं, पैराबोलिक क्यों बोल रहे हैं। अब लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो इसी इक्वेशन पे बेस्ड होगा। जैसे मान लो अगर कोई समीकरण आ जाए, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स माइनस 10 कर ले, 10 करेंगे तो उधर से 10 करके देखते हैं, 10x²। मान लो ऐसा कोई समीकरण आ जाए और आपसे पूछ ले ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन का समीकरण है, ऐसे दे दे कि ये एक प्रक्षेप गति का समीकरण है। किसका समीकरण है? ये एक प्रक्षेप गति का समीकरण है, प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन है। और इसमें आपको बताना है कि किस एंगल पर, थीटा एंगल पर प्रोजेक्टाइल किया गया, प्रोजेक्ट किया गया इसको। दूसरा आपको बताना है कि कितने वेग से, कितने वेलोसिटी से इसको प्रारंभिक वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, कितने इनिशियल वेलोसिटी से इसको फेंका गया। मतलब आपको बताना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको u वेग और थीटा, तो ये दो चीज़ बतानी है कि कितने एंगल से उसे फेंका गया और कितने वेग से फेंका गया, ये चीज़। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, सर ये तो सर आएगा एग्जाम में तो हम नहीं कर पाएंगे सर, पता नहीं क्या पूछ लिया है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें ना बच्चों, तो बहुत ही आसान सवाल है ये। अगर आप ध्यान से समझो तो इसमें क्योंकि सर ये प्रोजेक्टाइल लग रहा है क्या, पैराबोलिक लग रहा है। हाँ देखो y है, x² है, प्रोजेक्टाइल मोशन बिल्कुल है। तो अगर हमने अभी जो पढ़ा y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ जी x² अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर या u² cos स्क्वायर थीटा, ये जो अभी हमने पढ़ा और ये पढ़ा, सर इसमें और इसमें तो कोई सिमिलरिटी दिख ही नहीं रही। कहाँ नहीं दिख रही भैया? y है, x है, माइनस है, x² है। कहेंगे सर ये सब क्या आ गया? अगर आप ध्यान से समझो तो थीटा जब हमने जिस वेग से उसको फेंक दिया, एक बार जो भी हमने उसको प्रारंभिक वेग दे दिया, तो वो तो चेंज नहीं होगा ना। और जितने एंगल पे फेंक दिया, भाई ऐसे फेंकना है कि ऐसे फेंकना है, किस एंगल पे फेंक रहे हैं वो भी चेंज नहीं होगा। तो ये जो इनिशियल एंगल है, जो इनिशियल वेग है, वो तो चेंज नहीं होगा ना। इसका मतलब है ये जो tan थीटा है, ये g है, ये u है, ये cos, ये सब नियत वैल्यू है। ये सब क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है, तो अगर हम ध्यान से समझें तो y है, x है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। इसका मतलब 1 tan थीटा है। एक 10x² है, 10 है, यानी ये पूरी वैल्यू 10 है। हाँ है सर, ये 10 है। हाँ भैया ये 10 है। इस पूरी वैल्यू क्या है? ये 10 है। हाँ भैया। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये दोनों सवाल हमारे आसान से लग जाएंगे। कैसे कंपेयर करोगे? x इंटू 1 x इंटू tan थीटा, यानी tan थीटा इक्वल टू 1, और 1 का मान tan में कितना होता है? tan 45, तो थीटा कितना हो जाएगा? 45, यानी हम इसको 45 डिग्री से फेंक रहे हैं। बोलो समझ में आया? कंपेयर किया, tan थीटा की वैल्यू 1 रखा, थीटा 45 आ गया। अब अगर हम देखें तो यहाँ 10, यहाँ पे ये है, तो क्या हाफ जी अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ही हमारा 10 है? हाँ, क्योंकि सर नहीं g 10 होता है। नहीं, हमें अभी g b से मतलब नहीं, हमें बस ये देखना है x² के साथ क्या है। x² से ये जो है यही 10 है हमारा। बात समझ में आ रही है ना? कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब वैल्यू रखो, हाफ g का मान 10, u नहीं पता, cos 45 अभी निकाले का होल स्क्वायर, cos 45 का मान 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो 10/2 u स्क्वायर 1/2 बराबर 10 है ना, ये बराबर 10। अब 10 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो u स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है? 1, तो u बराबर क्या आएगा? 1, यानी 1 मीटर पर सेकेंड से इसको फेंका गया है। इसका मतलब है हम इसको 1 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहे हैं, और कितने एंगल पर फेंक रहे हैं? 45 डिग्री पर। तो आसानी से लग गया कि नहीं? बताओ।
तो क्या हमारा अगर ऐसा कोई भी सवाल है, कोई भी सवाल, y बराबर x से लिख दे √3x माइनस 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 40x², तो क्या कर नहीं लोगे? बताओ। अरे इसको √3 को tan थीटा आ जाएगा 60 डिग्री, और यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। क्या ऐसा कोई सवाल आ गया जो कह दे प्रोजेक्टाइल मोशन का समीकरण है तो ये निकालो, क्या नहीं निकाल लोगे समीकरण को संतुलित करके? क्या इस सवाल को करने के लिए हमें समीकरण याद होना चाहिए? हाँ, याद होना चाहिए, जल्दी करना है, बैठ के समीकरण डिराइव करने तो बैठोगे नहीं, तो याद होना चाहिए y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो कभी कभी कुछ चीज़ें याद कर लेनी चाहिए, तो याद कर लो y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो रट लोगे। ये समीकरण जब याद होगा तभी ऐसा सवाल लगा पाओगे, ना तो फिर वो लेंदी होगा, वो समझ में आएगा नहीं। तो ये चीज़ समझ में आ गया ना, तो याद कर लेना सभी लोग, लिख लेना, ये समीकरण याद होना चाहिए, इस फॉर्म में भी दिमाग में होना चाहिए, है ना। कभी कभी ये भी काम आ जाता है, कभी कभी सवाल x और y के टर्म में दे देता है, तो वहाँ पे भी ये काम में कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, कंपेयर कर लो, तो यहाँ से uy अपॉन ux आ जाता, तो uy आ जाता यहाँ से ux uy भी यहीं से निकाल लेते, थीटा भी पता है तो ये भी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें लगता है इतना समझ में आपको आ गया होगा। तो आगे हम लोग फिर अब कल बात करेंगे, जब लगभग प्रोजेक्टाइल मोशन के हमारे 3 से 4 लेक्चर आएंगे, जिसपे हम लोगों को ये पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट होगी। और मेरा दावा है कि जब ये पूरे 3 से 4 लेक्चर आप ध्यान से एकदम अच्छे से सुनोगे, तो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन के एटलीस्ट आपको बेसिक लेवल पे जो होगा, एडवांस लेवल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ कुछ बेसिक लेवल पे, कुछ अच्छे IIT JEE के प्रॉब्लम, नीट लेवल के, ये सब क्वेश्चन सारे लग जाएंगे 100%, अगर आप घर पर प्रैक्टिस करोगे तो। बाकी आप अपने घर वालों का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, गर्मी बहुत है, मेहनत करो, पानी पीते रहो और सवाल लगाते रहो, कुछ अच्छा करो, क्योंकि जब मेहनत करोगे तो ही उसका फल मिलेगा। बिना मेहनत की किस्मत भी साथ नहीं देती है मित्रों, इसलिए मेहनत प्लस जब मेहनत करते हो तो ही ऊपर वाला आपकी किस्मत उसको बना के भेजता है। इसीलिए हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग सक्सेस इन एनी एरिया। So, best of luck. Bye.